सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्बन क्लासेस पे दोस्तों। अ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ समय पहले ही हमने एक 9 बजे क्लास ली है एएसओ की, जिसमें हमने जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करने का प्रयास किया, मतलब इट स्टार्ट किया है। इट्स मतलब इनिशियल फॉर्म, ठीक है। हमने उसको अभी स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इतिहास से इसको स्टार्ट करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज आगे धीरे धीरे करके बढ़ते हुए चलते चलेंगे। तो जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं हमारे, जो कॉमरेड हैं हमारे, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो यहाँ मौजूद रहते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर और यूजीसी नेट और या फिर जो आने वाली जो अन्य वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए जो आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था 10 ओ क्लॉक 10:15 में मैं क्लास दोबारा से स्टार्ट करूँगा कुछ समय का रेस्ट लेने के बाद। तो ये दोस्तों स्पेशली जो क्लास होने वाली है वो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट के लिए इतिहास की क्लास है। और जैसा कि पिछले ये शायद प्रैक्टिस सेट हमारा 5th है, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जहाँ पे हमने पूर्ण रूप से जो इतिहास के जितने पोर्शन हैं उनको सम्मिलित करके लगभग हमने 50-50 क्वेश्चन के तैयार किए थे, उनको हमने कंप्लीट किया था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज हमारा जो स्पेशल लेक्चर है, वो लेक्चर इसलिए हम लोग ले रहे हैं ताकि हर संडे को हम कोशिश करेंगे एक स्पेशल लेक्चर लिया जाए, जिसमें टॉपिक वाइज़ हो। हम टॉपिक वाइज़ चीज़ों को आगे कवर करते हुए चलें। तो ये आज का लेक्चर जो है उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। बाकी के जितने भी दिन होंगे, बाकी के जो 6 दिन होंगे, उसमें हम जो जो पैटर्न जो फ़ॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही कार्य करेंगे। बाकी आज का दिन जो संडे का दिन है, स्पेशल दिन है, आराम करने, फरमाने का दिन है। तो तो आराम हराम है जब तक कुछ क्रैक नहीं हो जाता, बन मिल नहीं जाता। तो लगे रहिए दोस्तों। तो सभी लोगों से ये यही अभिवादन होगा, अभी जो सॉरी रिक्वेस्ट होगी, तो प्लीज़ आ जाइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। क्वेश्चनों को हम लोग फिर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। और टारगेट ये रहेगा कि 150 डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर हम मतलब पहले ही उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो बहुत एक तरीके से रैपिड फायर होंगे, एक के बाद एक जल्दी-जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बहुत चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत उलझे हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और उन चीज़ों में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ भी उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक जो सामान्य क्वेश्चन है, उनको भी रखा है, कुछ टिपिकल है, उनको भी रखा है, कुछ मॉडरेट है, उनको भी रखा है, कुछ एवरेज है, उनको भी रखा है। कुछ इसमें से 15-20 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आए, वो खुद के बनाए हुए हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता था, लेकिन अब पूरा ऐड नहीं कर सकते ना, पता चला कुछ आगे के लिए भी छोड़ दिया जाना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी छोड़ दिया जाना चाहिए। तो आज का दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है, स्पेशल लेक्चर है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रैक्टिस नंबर 5 है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। जो लोग पहले से ही जॉइन कर रखे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, पहले से ही ये है। इसमें कुछ 15 से 20 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो 20 क्या शायद 30 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग अभी मौजूद थे, अगर वो दोबारा से जॉइन कर सकते हैं तो बहुत-बहुत उन लोगों का आभार रहेगा। 10 बजे से मैंने उनको पहले ही बोला था, 10 बजे से क्लास है। तो और बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, तो एक छोटा-सा डिस्क्लेमर अनाउंसमेंट फिर से है कि अनाउंसमेंट ये है कि सामने जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा है, उससे जुड़ जाइए। और जो हमारा जो चैनल है L1 क्लासेस से,
उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा। अदरवाइज़ अगर किसी और प्रकार की क्वेरी चाहिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और एएसओ के रिगार्डिंग या एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉल फॉर मी। हालाँकि नंबर मेरे पास नहीं रहेगा, लेकिन जो भी उठाएगा वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? तो दोस्तों आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तेज़ी से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, क्योंकि ठंड का समय है, मुझे लगता है आप लोगों का भी समय बर्बाद ना हो बेवजह। तो चलिए, तो प्लीज़ आ जाइए भैया जो लोग जो लोग इसके एक गीता जी काफ़ी कह रही थी, तो उनके लिए ख़ास तौर से मैंने उन्हें बताया था कि मैं चलिए आपके लिए ये एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन जल्दी से करा दूँगा 100-100 क्वेश्चन रख के हर संडे को। तो टेलीग्राम चैनल आपके सामने मौजूद है, व्हाट्सएप पे है और यूट्यूब पे है। आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत आभार इसके लिए भी। तो आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मापांक किस गुणांक में है? मापांक मीन्स मतलब मेजरमेंट, ठीक है? आप सभी लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैज्ञानिक तथ्य उभर के आते हैं जो ये साबित करते हैं कि जो उनको वैज्ञानिक आधार उनके पास बहुत था। जिस प्रकार से उनकी नगर योजना थी, सिक्कों का निर्माण था और वर्गाकार, आयताकार और वक्राकार, बहुत सारे प्रकार थे उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उनको मेजरमेंट भी होता था, मेजरमेंट स्केल भी मिले हैं, आप सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो उनके गुणांक भार क्या थे? ठीक, पहला है 10, 12, 16, 18, ए, बी, सी और डी। गुणांक भार क्या है? तो गुणांक भार है दोस्तों 16, ठीक है? क्या है गुणांक भार? गुणांक भार है 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तु का सर्वाधिक आयात करते थे। किस वस्तु का सर्वाधिक वो आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूं और वस्त्र। किस धातु का वो लोग सर्वाधिक आयात किया करते थे? जैसे कि बहुत से इनकी जो आयात निर्यात नीति थी बहुत सारे देशों के साथ चलती थी, जैसे कि अफ़गानिस्तान से चलती थी, मेसोपोटामिया से चलती थी और राजस्थान से कई चीज़ें, राजस्थान से जैसे चाँदी वग़ैरह मँगाया जाता था, चाँदी और तांबा। इसके अलावा इसके अलावा जैसे अफ़गानिस्तान से लाजवन वग़ैरह मँगाई जाती थी। काफ़ी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होते थे, जो ट्रांज़ैक्शंस होते थे, ठीक है? आयात और निर्यात होते थे प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज़ का, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले कौन-सा अधिक होता था? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूँ और वस्त्र। इसमें से कौन-सा सबसे पहले ज़्यादा होता था? ये होता था धातु एवं बहुमूल्य रत्न, ठीक। तीसरा है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसमें से कौन-सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है, हरियाणा की बात की गई है। बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया, कालीबंगा हो गया। इसमें से कौन-सा स्थल हरियाणा में स्थित है? देखिए कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आप लोग जानते होंगे राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पड़ता है पंजाब में, ठीक। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। बाकी ये बनवाली दोनों ही राजस्थान में, ओ सॉरी, बनवाली और राखीगढ़ी, मीठाठल और कुलाण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। सर, ये दो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए गीता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जल्दी आ गई, अच्छा किया आपने। तो ये जो 1 और 3 जो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो जो हरियाणा में कुछ और जो स्थल हैं, जो जैसे कि कुलाण हरियाणा में स्थल है, ठीक है? और यहाँ से चाँदी के 2 मुकुट मिले हैं, कहाँ से? कुलाण से। इसके अलावा एक और स्थल है मीठाठल, ठीक है? कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आंसर होगा 3 का सी। आगे चलते हैं, चौथा, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे लोथल का जो गोदीवाड़ा है, जो जो ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था, मतलब जो समुद्री व्यापार में जो मेसोपोटामिया के लिए जो जहाज जाते थे, वो यहाँ से एक तरीके से ये पोर्ट था, यहाँ से सामान लद के वहाँ पे जाता था। भीमा नदी, भोगवा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये किस नदी के द्वारा जोड़ा गया था? किस नदी के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था किस नदी के द्वारा? भोगवा नदी के द्वारा। किसके द्वारा? भोगवा नदी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये पोर्ट कहाँ स्थित है? लोथल में। लोथल में जो गोदीवाड़ा पोर्ट है कहाँ पे स्थल है? किस दिशा में स्थल है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूरब दिशा में कभी-कभी पूछ लेता है, पूर्व दिशा में। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ भोगवा नदी से, ये किस दिशा में है? ठीक है, दिशा पूछ ली गई थी। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें कैसे-कैसे जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो थोड़ा-सा गच्चा खा जाते हैं। तो ये किस दिशा में है? पूर्व में, ठीक।
आगे है हमारे पास घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं घोड़े के? ये हैं लोथल से, सुरकोटता से, हड़प्पा से और आलमगीरपुर से। कहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर पंजर प्राप्त हुए दोस्तों? ये प्राप्त हुए सुरकोटता से। कहाँ से? सुरकोटता से। सुरकोटता से इसके अलावा कुछ और चीज़ें मिलती हैं जैसे कलश सवाधान। कब्रिस्तान जो मिला है उसमें कलश सवाधान मिला है, ठीक है? कब्रिस्तान जो मिला है उसमें कवच समाधान का जो प्रमाण है वो आपको कहाँ से मिलता है? सुरकोटदा से, ठीक है? आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 6 क्वेश्चन, पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है? गीता जी, इसमें 100 क्वेश्चन है। हम लोग बहुत रैपिडली इसको फायर करेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे आगे, नहीं तो 3 घंटे हो जाएंगे, ठीक है? तो आप बस उसको एक जल्दी जल्दी देखते जाइएगा, आंसर प्लीज फटाफट करते चले जाइएगा। और आपके जो कॉलीग्स हैं, जो लोग आप लोगों को जानते हैं, प्लीज उनको भी इस समय जोड़ लीजिएगा अगर जोड़ पाए तो, ठीक? पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, मेहरगढ़ और राखीगढ़ी। कहाँ से प्राप्त हुआ पहली बार पालतू भैंसे का उदाहरण? ये मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आप सभी लोगों को मैंने कल बताया था, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है? बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे स्थित है मेहरगढ़। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, कल भी मैंने बताया था। इनफैक्ट अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, अगर उस ऑप्शन में लहुर देवा नहीं है, उस ऑप्शन में लहुर देवा नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक माना जाएगा, मेहरगढ़। जब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की जब बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पता चला आप इस क्वेश्चन से उस चीज़ को जोड़ लें। 7th क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए जहाँ पे हवन हवन यज्ञ वगैरह किए जाते थे? इस प्रकार से मतलब एक तरीके से अंदाजा लगाया गया कि वहाँ पे अग्निकुंड थे, हवन किया जाता था। हडप्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से 7 हवन कुंड प्राप्त किए गए। कहाँ से प्राप्त किए गए? ये प्राप्त किए गए कालीबंगा से। इसके अलावा हवन कुंडों की जो प्राप्ति है लोथल से भी होती है, ठीक? 8 है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की जो लिपि है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, कहाँ से उसकी जो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसकी सूचना कहाँ से मिलती है? किन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, किस हिस्से से मिलती है, किस प्रोडक्ट से मिलती है? आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से और खिलौनों से, ठीक? तो कहाँ से मिलती है लिपि? तो ये लिपि मिलती है मोहरों से, ठीक? मोहरों पे इनकी लिपि का जो अंकन किया गया है वो कहाँ पे मिलता है? हम लोगों को मोहरों से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला है 9th, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ठीक है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक और शब्दांश। वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक और शब्दांश। किस लिपि का प्रयोग किया गया? ये चित्रात्मक लिपि है, ठीक है? इसमें 400 अक्षर हैं, ठीक है? क्या अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 400 अक्षर हैं। जो सबसे प्रचलित प्रकार का है वो यू आकार का है, यू आकार का अक्षर, ठीक? सबसे प्रचलित है, ठीक? यू आकार का सबसे प्रचलित अक्षर माना जाता है और 400 अक्षर हैं। और चूंकि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है तो बहुत सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो रहस्य हैं वो अभी भी अनसुलझे हैं। वह संदकपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई, वह संदकपुरा स्थल जहाँ पे झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। मतलब सिंधु घाटी का जब विनाश हो गया था फिर उसके ऊपर एक दूसरी संस्कृति विकसित हुई थी जिसको हम झूकर झाकर संस्कृति के नाम से जानते हैं। कहाँ हुई थी? सुरकोटदा, चहुंदड़ो, लोथल और कालीबंगा। कहाँ पे हो देखने को मिलती है? ये मिलती है दोस्तों चहुंदड़ो। और इसकी जो उत्खनन किया था वो मैके द्वारा किया गया था। चहुंदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। मैके ने उत्खनन किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती हैं? जो वक्राकार वक्राकार ईंट यहाँ से मिलती हैं, ईंटें यहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है? तीसरे नंबर पे कुछ एक चीजें हैं जो मनका बनाने का कारखाना, ठीक है? मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिलता है, ठीक है? कारखाना, मनका बनाने का कारखाना चहुंदड़ो से मिलता है। चौथी चीज इसमें से अगर हम दूसरा जोड़ देंगे, ये दुर्गीकृत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है, ठीक है? ये 4 चीजें इससे पूछी गई है, चारों चीजें घुमा फिरा के यही चीजें पूछी जाती है। 5वां झूकर झाकर है, ठीक? 5 चीजें, यही चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछी जाएंगी।
इसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएँ उस समय अपने सौंदर्य के प्रति कितनी सजग और जागरूक हुआ करती थी। जितनी आज हैं शायद उतनी उस समय भी रहा करती होंगी। तो देखिए, सब कुछ बदल गया, लेकिन महिलाओं का अपने सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति प्रेम नहीं बदला है, और बदलना भी नहीं चाहिए। हर किसी को खूबसूरत दिखने का अधिकार है। मतलब मेरे हिसाब से हर किसी को खूबसूरत दिखने का अधिकार है। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का जो संदर्भ है, हड़प्पा सभ्यता से अभिप्रेरित रहा होगा? जो मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उस शब्द का जो संदर्भ है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जाता है। महर्षि दिलमुल मेलुहा मकान, ठीक? किससे लगाया जाता है? ठीक है, वो लगाया जाता है मेलुहा से, ठीक है। मैंने कल भी बताया था दिलमुन और मकान क्या होता है। मकान की जगह माकरान तट भी लिखा हो सकता है, माकरान तट, ठीक। माकरान तट पाकिस्तान, आप सभी लोग जानते होंगे। दिलमुन जिसको हम लोग बहरीन नाम से दिलमुन जिसको बहरीन द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं आज की तारीख में। ये लोग क्या करते हैं, ये बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, है ना। देखिए उस समय भी जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ बिचौलिए तो होने ही होने हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी है, ये एक तरीके का ऐसा कंपोनेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, रेखीय मापन के लिए हाथी दाँत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? रेखीय मापन के लिए हाथी दाँत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से। हाथी दाँत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, बताइए दोस्तों। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, ये रमेश कुमार यादव, बी। ठीक है, रमेश कुमार यादव। हाथी दाँत का पैमाना, देखिए हाथी दाँत का पैमाना कहाँ मिला है? लोथल से मिला है। देखिए इसकी खोज जब की थी, इसकी खोज किसने किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। उन्होंने गोदीवाड़े की खोज की थी रंगनाथ राव ने। लोथल की खोज थी, लोथल से बहुत सारी चीजें मिली है। दिशा सूचक यंत्र मिला है, मतलब दिशा मापक यंत्र मिला है, जिसको हम लोग कंपास के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट भी मिले हैं, आटा पीसने के लिए या फिर वो प्रोडक्ट पीसने के लिए, गेहूँ चावल जो भी हो उसको पीसने के लिए 2 बड़े-बड़े पार्ट मिले हैं। इसके अलावा युगल समाधान के एग्ज़ाम्पल यहाँ से मिलते हैं, ठीक है? अन्नागार के एग्ज़ाम्पल यहाँ से मिलते हैं, और चावल के एग्ज़ाम्पल यहाँ से मिलते हैं। तो ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल यहाँ से मिलते हैं, जो अक्सर घूम फिरा के यही पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको जल्दी-जल्दी चीज़ें इसलिए बताते जा रहा हूँ कि समय बहुत अधिक हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा इसको एलोबरेट करेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें तो आपको खुद को ही पता होंगी। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मज़दूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे दोस्तों, यार मित्रों को जो इससे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। प्लीज़ मेरी छोटी-सी हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर द वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, हू वांट टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन टीजीटी, पीजीटी, एलआईसी, सॉरी एलआईसी ध्यान आ रहा है, एलटी और जीआईसी लेक्चरर वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे भी जुड़ना है, और चीज़ों को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जो अगर तैयारी में है, ठीक है, जो सिर्फ़ तैयारी में है। श्रमिक आवास, ठीक है, श्रमिक आवास की बात हो रही है, इसकी जगह अगर ये आ जाए ना श्रमिक आवास, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, ये श्रमिक आवास की बात हो रही है। ठीक है, मज़दूरों की बात हो रही है। हड़प्पा हो गया, चहुंदड़ू हो गया, रंगपुर हो गया, रोपड़ हो गया, ठीक है। श्रमिक आवास कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों हड़प्पा से। श्रमिक आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी 1921। और मोहनजोदाड़ो की किसने खोज की थी? राखालदास बनर्जी 1922, ठीक। क्लियर? अ, चावल की खेती के प्रमाण कहाँ-कहाँ से मिले हैं? बिल्कुल जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है, चावल की खेती के प्रमाण कहाँ-कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। कहाँ-कहाँ से मिले हैं? तो 2 जगहों से मिले हैं, एक कालीबंगा से, एक लोथल से, ठीक? तो 1 और 2 आंसर होगा। कालीबंगा से एक ही खेत में 2 तरीके की फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जुती हुई हल्की नालियाँ मिली हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काठ की नाली मिली है, काठ की नाली मतलब लकड़ी की बनाई हुई नाली, बड़ा-सा पेड़ होता था, उसको खोद के उसको बीच-बीच से कुरेद-कुरेद के उसकी नालियाँ बनाई जाती थी। ठीक, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का एक चीज़ अर्थ और होता है, अर्थ भी पूछा गया एक जगह पे, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है? बंगा का मतलब होता है कड़ा या फिर चूड़ियाँ, और काली का मतलब
आप सभी लोग जानते होंगे, उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। 15 है, निम्नलिखित तांबे की वस्तु में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? ठीक है, तांबे की वस्तु में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा ये रथी हो गया। सॉरी। सॉरी। बैल, हाथी, गैंडा और 2 घोड़ों का रथ, घोड़ा, कुत्ता, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी। और फोर्थ है हाथी, गैंडा, भैंसा और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी। ठीक, तो इसका होगा थर्ड, घोड़ा, कुत्ता, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा हुआ रथी। तो इसका 15 का होगा सी, 15 का होगा सी। अगले चलते हैं 16 पे, हम लोग चलते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है? एक मिनट। कुत्ता और 2 बैलों के घोड़ा, नहीं 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 नहीं, गलत है। ठीक है, एक सेकंड भाइयों, ये नहीं है। ठीक है, ये है कुत्ता और 2 बैलों के साथ रथ पे खड़ा हुआ रथी। ठीक, वो जल्दबाजी में गलत हो गया। देखिए, जल्दबाजी में यही चीजें होती हैं। मैंने कहा रैपिड फायर है, तो रैपिड फायर कभी कभी बैक फायर भी मार जाता है। ठीक, तो ये बैक फायर था। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनानियों का कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ था, वैसे क्या कहते थे? यूनानियों को कपास का ज्ञान ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो उसे क्या कहते थे? यूनानी क्या कहते थे? सिंधु, इंडन, सिंडन और हिंडन। सिंधु, इंडन, सिंडन और हिंडन। हिंडन एक नदी का नाम है, ठीक है, और सिंधु भी एक नदियों का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका वो लोग क्या बोलते थे? इसको सिंडन बोलते थे। किसको? इससे ये भी जाहिर होता है कि जो जो ये कपास का जो ज्ञान है, आधुनिक ज्ञान नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पहले से ही प्राप्त था। और हालांकि सूती वस्त्र के कई सारे प्रमाण मिले, जैसे मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिला सूती वस्त्र, एक सूती वस्त्र मिला है, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि उस समय इन लोगों को कपास के बारे में जानकारी थी, और उससे ये लोग सूती वस्त्र भी बनाया करते थे, कपड़े का भी प्रोडक्शन करते थे। 17 है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त किया गया? मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनवाली। ठीक है, बाणवली। ठीक है, बनवाली, बाणवली, डोंट बी कंफ्यूज, सेम सेम चीज है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनवाली कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? ये प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और खासकर गीता जी आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर खाली हो तो फटाफट आंसर करते जाइएगा, सिर्फ देखना नहीं है, आंसर भी करना है, तभी तो पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? ठीक है, मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा। मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है राखीगढ़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ स्थल है राखीगढ़ी? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के साथ हिसार जिले में है राखीगढ़ी। हाँ, हाँ, शायद हिसार में ही है। हाँ, हाँ, हिसार में ही है, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ उसमें, मेरे ख्याल से हिसार जिले में ही है। अगला क्वेश्चन है, 19वाँ क्वेश्चन है। 19वाँ हमारा क्या कहता है? ठीक है, 19वाँ क्या कहता है? समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? समाधि एच जो है कब्रिस्तान है, उसका नाम दिया गया समाधि एच। उसको किस स्थल से जुड़ा हुआ है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, रोपड़ से, पिराक से। किस स्थल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, समाधि एच। ठीक है, समाधि एच नाम दिया गया, उसको कब्रिस्तान है। अगला है हमारे पास 20, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकांगे डोर और बनवाली। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है, बताइए। ठीक है, ये मिलता है कालीबंगा से। ठीक, कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। आगे हमारे पास है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, मतलब कुबड़ वाला, ढील ढाल वाला बैल था। क्या था? देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु और बलि पशु। देसी, विदेशी, पवित्र और बलि। तो ये किस प्रकार का पशु था? पवित्र पशु था। ठीक है, किस प्रकार का? पवित्र
पशु था और सबसे अधिक सिक्कों पे इसी का डील वाले बैल का अंकन हम लोगों को देखने को मिलता है। उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी जो मान्यता थी एक पवित्र पशु के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक? जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सिक्के हैं और जो सिक्के मिले, जो मोहरें मिली हैं और मोहरें किस आकार में हैं, सबसे अधिक जैसे वक्राकार में भी मिली हैं मोहरें, आयताकार में भी मिली हैं, रेक्टेंगुलर मतलब उसमें स्क्वायर में भी मिली हैं, वर्गाकार में मिली हैं, लेकिन जो सबसे अधिक जो मोहरें मिली हैं वो वर्गाकार साइज़ की हैं और उसपे सबसे अधिक एक श्रृंगी बैल और कुबड़ वाले बैल का अंकन देखने को मिलता है। 22 का है, 22 में से इसमें बताइए कौन-कौन सा सही है? गार्डन और चाइल्ड ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आरएल स्टाइलिन ने जलवायु परिवर्तन की वजह से इसके जो चेंजेस आए थे, उसके बारे में चर्चा की गई है। 22 इसमें से कौन-कौन से ठीक है? 22 का आंसर बताइए, ठीक है? कौन-कौन से इसमें से ठीक हैं? गार्डन चाइल्ड हो गया, मार्टिन व्हीलर हो गया, कई और दूसरे जो और भी हैं, उन्होंने ये चर्चा की थी कि जो विदेशी आक्रमण की वजह से सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी, मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी इन लोगों के द्वारा दी गई है और अभी कुछ देर पहले जो हुआ था उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था। ऑरेल स्टाइलिन क्या है? इनका कहना था जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। डैलिस क्या कहते हैं? भौगोलिक चेंजेस आए थे, ठीक है? एनवायरनमेंट भौगोलिक चेंजेस आए थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बीएन मिश्र क्या कहते हैं? भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन यानी कि भूगर्भीय भूकंप आया होगा, सुनामी टाइप की कुछ चीज़ें आ गई होंगी, भूकंप वगैरह आया होगा उसकी वजह से चेंजेस आए होंगे। तो ये चारों ठीक हैं। आगे है हमारे पास 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की जो मूर्ति आकृति मिली है सिक्के के ऊपर, मोहर के ऊपर, उसके ऊपर कौन-कौन से जो पशु अंकित है, ठीक है? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, व्यग्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा, ठीक? किसकी अंकित है? तो व्यग्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, जिसमें जो व्यग्र और हाथी है, जो व्यग्र और हाथी है किसकी तरफ है? ठीक है, बाईं तरफ है, ठीक है, राइट हैंड में है। ये क्या है? राइट हैंड में है। ये क्या है? राइट हैंड में और ये क्या है? लेफ्ट हैंड में, ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक, वृष हो गया, गज हो गया, व्यग्र हो गया, गाय हो गया, मतलब हड़प्पा की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें किस पशु का अंकन देखने को नहीं मिलता है? तो सामने आपके ऑप्शन है, तो ऑप्शन में सबसे जो उपयुक्त ऑप्शन है वो है गाय। सारे पशुओं के अंकन कहीं न कहीं देखने को मिलता है। मैंने जैसे कि पिछले जो बताया है उसमें व्यग्र, हाथी, गैंडा, भैंसा के अंकन है, पशुपति की आकृति पे मिलता है, मोहर पे मिलता है, लेकिन गाय का कहीं भी अंकन देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25वां, निम्नलिखित किन हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं? अग्नि वेदिका के मैंने पहले ही बताया था किस-किस के प्रमाण मिलते हैं, अभी इसी लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट में आप लोगों को बता दिया था। अमरी, बनवाली, कालीबंगा, रंगपुर, ठीक। 25 का अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका के जैसे मैंने आपको बताया था कालीबंगा से तो कालीबंगा से तो प्रमाण मिलते ही मिलते हैं, लेकिन और ऑप्शन से तो लोथल से भी अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं, ठीक। लेकिन अमरी, बनवाली, रंगपुर से ठीक है, नहीं बाकी के 3 ठीक नहीं है, इसका ये ठीक है, बाकी ये गलत है, ये भी और ये भी, ठीक। तो इसका ये सही आंसर होना चाहिए सी, चूँकि यहाँ पे सी नहीं है तो हम लोग इसको इस चीज़ को हटा देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, पक्की ईंटें, बॉन्ड, बताइए किसका है इसमें 26 में से किसका? तो 26 का ठीक है। 26 का है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। मेहराब मीन्स होता है आर्च, ठीक है? मेहराब, आर्च। 27, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और लोथल से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा से, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 28, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? सेम क्वेश्चन है, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? जो सिंधुवासी थे उनका मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं, चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो मुख्य भोज्य पदार्थ था दोस्तों गेहूं और जौ।
मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूँ और जो 29 का बी, ठीक है, 29 का बी। और अगला है सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो ये विद्यमान है सिंधु नदी के समतल, सतलुज नदी के, घग्गर और हिंडन नदी के। किस नदी के तट पर विद्यमान है सबसे अधिक स्थल? ठीक है, तो ये विद्यमान है घग्गर, ठीक है, घग्गर, जिसको हम लोग हाकरा, घग्गर हाकरा के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल में इसको हम लोग सरस्वती के नदी के नाम से जानते थे, सरस्वती, ठीक, घग्गर को। तो इस सबसे अधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है जो पुरा स्थलों का, वो सबसे अधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है घग्गर हाकरा या फिर सरस्वती नदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। सरस्वती दे दिए तो कंफ्यूज नहीं, सरस्वती दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, घग्गर हाकरा, ठीक। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे उत्तरी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसे जब उसका विस्तार से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे उत्तरी स्थल पे कौन-सा पड़ता है? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी और चेनाब नदी। कौन-सी नदी पड़ जाएगी? तो फिर ये दोस्तों होगी चेनाब नदी। ठीक। 32 है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युगल समाधान के अवशेष प्राप्त हुए? मतलब युगल समाधान उसमें किया गया। देखिए देखिए, अगर आप लोग लेक्चरों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो हर लेक्चर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। उस पॉइंट्स में भी कभी-कभी अगर आप लोग ध्यान से देंगे तो अगले कुछ क्वेश्चनों में से किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरा यही है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो जो पॉइंट्स हैं उसको भी थोड़ा-सा नोटिस करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बात खत्म हो गई है। जो पॉइंट्स हैं, प्लीज़ जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पे ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो फर्दर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, मे बी आपकी हेल्प कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन के जो जवाब में जवाब ढूँढने में। तो हडप्पा संस्कृति के किस स्थल में युगल समाधान? युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं। ठीक है? इसमें लोथल में क्या है ना, एक साथ, जैसे एक साथ युगल समाधान, एक साथ 2 या 3, एक एक जगह एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया, एक जगह 2 लोगों को दफनाने का, एक जगह स्त्री-पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण देखने को मिलता है। अभिनव निगम बढ़िया, नमस्कार अभिनव, कैसे हो? तो लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मनका उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग और धातुकर्म उद्योग। कौन-सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? मन का उत्पादन मैंने पहले ही बताया है। इसके अलावा एक जो पाकिस्तान में एक जो वो पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है बालाकोट, ठीक है? अगर पूछ दिया जाए सीप उद्योग जो सबसे अधिक विकसित अवस्था में कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है बालाकोट में। अरे मैंने तो बता दिया था आपको। मैंने बताया था 10 बजे से फिर से क्लास जो होगी यूजीसी नेट, वही नेट और लेक्चरर वगैरह की होगी। वो तो ईएसओ वगैरह की थी। तो टेलीग्राम पे नहीं हो क्या? टेलीग्राम पे मैसेज ऐसेज नहीं पहुँचता है क्या आप लोगों के पास? ठीक, तो मन का उत्पादन, ठीक है। टेलीग्राम से अगर आप लोग ना जुड़े हों तो प्लीज़ मैं यही कह रहा हूँ कि टेलीग्राम से प्लीज़ जुड़ जाइएगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होगी लेक्चर के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप लोगों को मिलती रहेगी। गड़े हुए पत्थर के सज्जा रहस्य युक्त किले के विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा। धौलावीरा को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब सफेद कुआँ, ठीक है? सफेद कुआँ, सफेद कुआँ धोलावीरा को। ये भी पूछा गया है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, घूम फिर के लौट लौट के आपको परेशान कर सकते हैं। अगर धौलावीरा का अर्थ पूछा जाए तो सफेद कुआँ, रविंद्र बिष्ट ने इसका उनका उत्खनन किया था 1991 में। ठीक है? ठीक। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक। नवपाषाणकालीन संस्कृति, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति और उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो ये संस्कृति से संबंधित है। विकसित हड़प्पा 35 का सी आंसर है, विकसित हड़प्पा संस्कृति। लगातार लेक्चर लेने का मतलब है थोड़ा सा साइनस की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है।
35 का बी, 35 का सी, ठीक, विकसित अवस्था पे दिखाता है। जैसे धोलावीरा जो नगर है कई बार टूटा बिखरा है, चूँकि धोलावीरा के लोग बहुत अधिक विकसित थे, बहुत अधिक मतलब पैसे वाले थे, तो बहुत ही जल्दी वो नगरों का निर्माण कर लिया करते थे। भूकंप के भी साक्ष्य वहाँ मिलते हैं कि भूकंप की वजह से भी उसका विनाश हुआ था एक बार। निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? बालाकोट, कोटदीजी, चहुंदड़ो और सुत्का कोट, ठीक? तो ये बनाने का प्रमाण देता है चहुंदड़ो, ठीक? चहुंदड़ो, ठीक है? अगला है 37 हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से धौलावीरा कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। धौलावीरा। सर बी ही होगा कन्फर्म, कुछ जगह विकसित दिया है। हाँ, न विकसित दिया तो मैंने भी उसको विकसित ही 1-2 जगह पढ़ा हुआ था, लेकिन कह रहे हो तो मैं फिर से उसको चेक कर लूँगा एक बार और। लेकिन आयोग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसको विकसित ही माना गया है। ये शायद जीआईसी लेक्चरर में मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से धौलावीरा कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते हैं गुजरात में, ठीक? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तक्षित प्रस्तर का प्रयोग मतलब अच्छी तरीके से जो प्रस्तर है उसको छाँट छाँट पीट के उसको ढंग से उसको सुसज्जित करके उसका प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा से। तो ये प्रमाण हमको कहाँ मिलता है? ये प्रमाण हमको मिलता है धौलावीरा से। 38 का डी, कहाँ प्रमाण मिलता है? धौलावीरा से इसका प्रमाण मिलता है 38 का डी। ठीक, 39 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिल्कुल ठीक नहीं है? कौन सा युग्म बिल्कुल ठीक नहीं है? धौलावीरा रविंद्र बिष्ट, ठीक है, लोथल बीके थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा जेपी जोशी, ठीक है। लोथल मैंने बताया था रंगनाथ राव, ठीक है, लोथल क्या है इसका, तो इसके बी बिल्कुल ठीक होगा, रंगनाथ राव ने इनका उत्खनन किया था, किसका? लोथल का, रंगनाथ राव। अगला है हमारे पास 40 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित है? ठीक है, निचला नगर, मध्यम नगर और निचला, मध्यम और एक और कौन सा था यार, देखो ध्यान नहीं आ रहा। 3 नगरों में जिसमें मध्यम नगर को अवम नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिवाइड हुआ था धौलावीरा, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड है, क्यों कौन सा? धौलावीरा। पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित हुई है। पक्की मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है? बनवाली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से और रंगपुर से। पक्की मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है बनवाली से, ठीक है। पक्की मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस स्थान के थे? सिंधु घाट सभ्यता के अधिकांश निवासी किस स्थान से थे? मतलब एक तरीके से देखा जाए जो ह्यूमन प्रजाति है, मैनकाइंड जो स्पीसीज है, किस स्पीसीज को ये वेरी करते थे? तो आर्यंस थे, भूमध्य सागर थे, ऑस्ट्रलाइड थे, मंगोलियन थे। तो ये देखा जाता है भूमध्य सागर। हालांकि मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रलाइड भी मिले हैं, लेकिन चूंकि मुख्य रूप से भूमध्य सागर अधिक मिले हैं, तो जो ठीक 42 का बी बिल्कुल ठीक है। 43 एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य हमको कहाँ देखने को मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से और धौलावीरा से। विकसित जल प्रबंधन कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हम लोगों को धौलावीरा से। धौलावीरा मतलब गुजरात, गुजरात मतलब रविंद्र बिष्ट 1991 कच्छ की खाड़ी, कच्छ में। 44 है निम्नलिखित हड़प्पाई कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? लकड़ी का प्रयोग किया गया है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर। लकड़ी का वो प्रयोग इस प्रकार से करते थे, बड़े पेड़ों को, लट्ठों को काटते थे, लट्ठों को बीच से मतलब उनको कुरेद कुरेद के उनको खोखला बनाया जाता था, फिर उससे नालियां बनाई जाती थी। ये इस्तेमाल हुई है कालीबंगा में। कहाँ हुई है? कालीबंगा में, ठीक। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा और रंगपुर और राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? आप सभी लोगों को पता है, हरियाणा।
अधोलिखित में से कौन सैंदवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? अधोलिखित में से कौन सैंदवपुरा स्थल इनमें इनमें से, ठीक है, महानगर माना जाता है? और चहुंदड़ो हो गया, रोपड़ हो गया, सुरकोटदा हो गया और राखीगढ़ी हो गया। राखीगढ़ी का जो बताया जाता है बहुत विशाल बस्ती है राखीगढ़ी। 47 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है जो कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है वहां पे बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है सॉरी। 40 है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। थर्ड है ईरान और इराक और लेबनान। चौथा है तो क्वेश्चन नाम से जाना जाता है ये पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, मेसोपोटामिया। ठीक है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? नेचर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन, आद्य, शहरी, शहरी ग्रामीण और ग्रामीण, किस प्रवृत्ति की थी मतलब? तो ये थी शहरी। ठीक है, पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी वो। 50 है कौन सी धातु सिंध वासियों को ज्ञात नहीं थी? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ठीक, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक, नहीं नहीं ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। लोहा ठीक है, छोड़ दो, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं। एक और इसमें एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वो आगे चल के आएगा तो उसमें बताऊंगा। कौन सी धातु सिंधु घाटी, अच्छा ज्ञात नहीं थी लोहा। ठीक है, लोहा ज्ञात नहीं थी इन लोगों को, लोहा का ज्ञान इसको नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवर्त नहीं है? लोथल से नहीं मिली। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि कई जगह जब मैंने इसको सर्च किया है तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा सब मिला है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसको सोना माना है। तो मेरे लिए बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है बहुत सा। चांदी, कांसा, तांबा और सोना, यानी कि सोना भी वहां से मिला है, लेकिन आयोग ने इसको सोना सही आंसर माना है। ठीक, लेकिन जब खोजबीन की गई है मतलब उसको नेट से लेके किताबों में, तो चारों उसमें दिखाया गया है। 50 का एफ। ठीक, तो इसमें आयोग में अभिनव, आयोग में इसका सोना चांदी दोनों मिलता है। हाँ, सोना चांदी दोनों मिलता है, वही वही है ना कि विवर्त नहीं है, सोना भी मिला है, चांदी भी मिला है, लेकिन इसका जो आंसर सोना माना गया आयोग में, तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मुझे शामिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इत्तेफाकन आ जाए, तो प्लीज आयोग की ही आप सुनिएगा। ठीक है, आयोग ने इसको सोना माना है। 52 है घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। ठीक है, और शायद जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था सुरकोटदा का। इसके अलावा यहाँ से इसके अलावा कलश समाधान के भी प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से, 52 का डी। कलश समाधान अगर आपको पूछ लिया जाए, वो भी सुरकोटदा से उसके प्रमाण मिलते हैं। वहां सुरकोटदा में भी कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, 52 का डी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य मध्यकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? जो विश्व में दूसरी अन्य मध्यकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामियन हो गया, और आपके मिस्र की सभ्यता हो गया। ठीक, उसके समकालीन सभ्यता थी धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास सॉरी, और राजतंत्र का विकास। तो सबसे अधिक वो नगरीय योजना। हालांकि कहीं न कहीं जो दूसरे और जो मेसोपोटामिया थे उसमें भी कहीं-कहीं नगरीय लक्षण मिलते हैं, लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको अगर हम कह सकते हैं तो पूर्ण तरीके से नगरीय सभ्यता थी। नगरों का विकास और डेवलपमेंट जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, इस प्रकार से दूसरी उसकी समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता, जिस प्रकार का मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की मुद्रा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है? लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल से। ठीक है, फारस की खाड़ी। ठीक है, कहाँ से मिली है? लोथल से। 54 का होगा ए, 54 का ए।
53 का डी। ठीक है। अरे गीता जी 53 का डी नहीं है, प्लीज 53 को सही करिएगा, 53 का बी है। ठीक। और 54 का सी। क्या अभिनव, गलती कैसे हो गई तुमसे? हाँ ठीक है, 54 का है। अच्छा, बढ़िया। चलिए 55 पे आते हैं। सुमेलित करना है कौन सी जगह कहाँ से मिली, उसको हमको फटाफट सुमेलित कर लेते हैं। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से कर्मचारियों जो श्रमिक आवास है, जो श्रमिक आवास है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, या मजदूर आवास मिले हैं। ठीक है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से, एक मिनट, ये सब उल्टा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, ये जुता हुआ खेत इधर होना चाहिए था, जुता हुआ खेत, जुता खेत। ठीक। और ये यहाँ पे होना तो ये चाहिए था मोहन जोदाड़ो, उल्टा कर दिया उसने। ठीक, यहाँ से ये काट देते हैं और ये काट देते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं नर्तकी। ठीक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ है यहाँ पे, तो ये होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 55 का ए, 55 का डी। 1 2 4 3। देखो, जो टाइपिंग करने वाला है वो कहीं न कहीं गड़बड़ कर सकता है, तो आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर लगाएँ। ये मत सोचिए फटाक से मिला लिया है, अब देखिए आप अभिनव ने बता दिया है डी, जबकि डी नहीं है, ठीक है ना? डी नहीं है। जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के आंसर करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या था ये? सैंदवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? ठीक, 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व। ठीक है। सैंदवकालीन देखिए तिथियां बहुत सारी दी गई हैं अभी भी बहुत, लेकिन जो 2700 से 1700 के आसपास की तिथि को सर्वमान्य माना जाता है, तो हम लोग भी उसी के हिसाब से चलेंगे, 2700 ईसा पूर्व। ठीक। 57 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित था? मोहनजोदाड़ो, माकरान, मांडा और सोर्तघई। ठीक है। हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित था, तो ये स्थित था सोर्तघई, सोर्तघई। ठीक है। ये भी एक तरीके की व्यापारिक बस्ती थी, ये भी एक तरीके की व्यापारिक बस्ती थी जो अफगानिस्तान में स्थित थी। सोर्तघई अफगानिस्तान में एक व्यापारिक बस्ती थी। ठीक है। ये भी, यहाँ पे भी मनका अनका का प्रोडक्शन होता था, सीपीप उद्योग भी यहाँ भी अच्छी खासी अवस्था में था। 56 का 56 का सी, 50 और 7 का डी है। ठीक। 58 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? 57 का डी से, हाँ बिल्कुल ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्ण, वरुण और विष्णु। किस देवता की पूजा करते थे? तो ये थे पशुपति। ठीक। और इन्हीं के ऊपर 4 जो पशु था उनका अंकन देखने को मिलता है। ठीक। हाथी, गैंडा, भैंसा, व्याघ्र। ठीक है, हाथी, गैंडा, भैंसा, व्याघ्र। अगला क्वेश्चन है 59। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, हिंडन, रामगंगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जो आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है, उसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है उसके उत्खनन करता? यज्ञदत्त शर्मा। और किस नदी किनारे हैं ये? हिंडन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? पूर्वी सीमा, सबसे पूरब में कौन सा स्थान स्थित था? रोपड़, संगोल, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। सबसे पूरब में कौन सा स्थित था? आलमगीरपुर। देखिए चार, जो जो उसके जो 4 स्थल हैं, जैसे अगर हम लोग देख लें, उत्तर में क्या था? मांडा। उत्तर में था मांडा। ठीक है। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी थी? चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और दक्षिण में क्या देखने को मिलता है? दक्षिण में कौन था? दाइमाबाद, दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी। ठीक है। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी है। अगर प्रवरा नदी ना हो तो गोदावरी आए तो भी ठीक है। ठीक। और पूरब में हम लोग किसको देखते हैं? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, मेरठ।
मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन सा नदी है इसमें? हिंडन नदी है। किसकी सहायक नदी है हिंडन नदी? यमुना की। ठीक है, बताता चला जा रहा हूँ, लास्ट में सुतकांगे डोर। ठीक है, पाकिस्तान, सुतकांगे डोर, ये दास्क नदी है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। तो ये इस प्रकार से ये है भैया। आगे हम लोग चलते हैं फटाफट। एक सेट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को एक मिनट यार, रिपीटेड को अन्य मध्यकालीन समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? दिशा भी लिख दो। अरे दिशा में दिशा लिखनी है इसमें। इसमें दिशा क्या लिखना है? ये ऊपर है, ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। चलो लिख देता हूँ, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक है, ओ सॉरी, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ लिया तो छोटा सा और चीज बता देता हूँ। जैसे पूरब और पश्चिम के जो डिस्टेंस है वो 1600 है। ठीक है, 1600 किलोमीटर। उत्तर और दक्षिण के बीच में 1400 किलोमीटर की है डिस्टेंस। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं, एक सेट पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, 16, इसका आंसर होगा बी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 62 है, 62 क्या कहता है? 62 को फिर से मिलाप करना, मिला लेते हैं। लोथल से क्या मिला? बंदरगाह मिला है। ठीक है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से मिली हैं। धोलावीरा क्या है? कृत्रिम जलाशय, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की। जूनी कुरान क्या है? स्टेडियम मिला है। जूनी कुरान से 2 स्टेडियम मिले हैं। कहाँ पड़ता है जूनी कुरान? पड़ता है ये हमारा गुजरात में। तो डी का 4 है, डी का 4 है, ए का 3 है, ए का 3, डी का 4, ए का 3, डी का 4। ठीक है, इसका डी आंसर होगा, बी का 2। 63, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से कहाँ मिली है? 62 का सी, 62 का सी, 62 का डी होगा ना। ए का 3, बी का 2, सी का 1। जूनी कुरान स्टेडियम, जूनी कुरान में अभिनव, जूनी कुरान कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और यहाँ से 2 स्टेडियम मिले हैं। और विश्व में किसी भी दूसरी उसकी और समकालीन सभ्यताओं में स्टेडियम नहीं मिले हैं। ये पहला ऐसा स्थल है जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हालांकि जब आप धोलावीरा में, जब आप धोलावीरा में भी चर्चा करेंगे, धोलावीरा में भी आपको एक बहुउद्देशीय मैदान की चर्चा की गई, वहां भी एक बहुउद्देशीय मैदान मिला है, लेकिन ये स्पेशली स्टेडियम ही था। ठीक है, मतलब खेल कूद चीजों के लिए या उत्सवों के लिए बनाया गया था। तो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य मिले हैं चौंदड़ो से, रूपड़ से और दायमाबाद से, धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों धौलावीरा से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं साक्ष्य? धौलावीरा। बने रहिए दोस्तों। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो आपको, क्वेश्चन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अधिक वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने आए हुए क्वेश्चन है, कुछ अपनी तरफ से जो क्वेश्चन बनाए हैं, तो वही सब क्वेश्चन। अब आपको सब कुछ अच्छा रहा तो यहीं से घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और बाकी आपकी खुद की भी स्टडी है, आप खुद की स्टडी से भी बहुत कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा। ठीक, 64 है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्ण पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल और ऐतिहासिक काल। किस सभ्यता से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो ये हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस इतिहास के उस हिस्से को बोलते हैं जहाँ पे लिखित प्रमाण तो प्रस्तुत प्रस्तुत होते हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको पढ़ने में असक्षम है, यानी कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी की जो लिपि है, जो सभ्यता की जो लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल कहलाई जाती है। और ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ पे हम लोगों को लिपि भी मिलती है, लेखन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है और हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं इजीली। खान खान। ठीक है, बी। 64 का अगला चर्चा है हमारे पास। 65, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मानव अस्थि पंजर के साथ एक बकरे का अस्थि पंजर भी साथ में मिला हुआ है, तो ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। 65 का डी। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। 65 का डी। बढ़ा नहीं है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों के सामने देख लीजिएगा। किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? एक योगी मतलब पुरोहित कह सकते हैं उसको हम लोग, एक योगी या पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है।
क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, लेवल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिएगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ए एंड डी दोनों उत्तर मिले हैं। ए एंड डी कौन से उत्तर में मिले हैं? 66। ए एंड डी दोनों उत्तर मिले हैं, 66 का बी। ठीक, देखिए कुछ ऐसे बहुत चलिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो समय बहुत हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? योगी की मूर्ति रंगपुर से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से और राखीगढ़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये मोहनजोदाड़ो से योगी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से योगी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्रारंभ हुआ? इनिशियल स्टेज पे जब मैंने लेक्चर प्रारंभ किया था तो मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। कहाँ से मिला है? कुनाल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से और बनवाली से। चांदी के 2 मुकुट मिले। कहाँ कितने मुकुट मिले? 2 मुकुट मिले। यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है उसके नंबर। अगर कभी नंबर ऑफ मुकुट पूछ लिया जाए तो, क्राउन पूछ लिया जाए तो आप समझिएगा 2 मुकुट मिले हैं चांदी के। ठीक, तो ये मिले कुनाल से। कुनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कुनाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। 47 का ये बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं है? कौन सा दुर्गीकृत नहीं है? मतलब जिसको जिसको जिसके जिसको दुर्ग द्वारा नहीं घेरा गया है। चौंदड़ो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा दुर्गीकृत नहीं है। दुर्गीकृत नहीं है, ये नहीं है चौंदड़ो। ठीक है, 68 का ए। अच्छा है, अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कुंतसी से अनगु ये क्या कुंतसी से क्या अंगूठी? बहुत प्रोडक्ट मिले हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौंदड़ों से मिला है। अगर जैसे मांग में सिंदूर भरने की जो प्रथा है वो बहुत प्राचीन काल है, सिंधु घाटी सभ्यता तक उसके जो साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ और नौसार, एक नौसारी एक जगह है, वहाँ से एक मातृ देवी की जो स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उनके मांग में सिंदूर भरा हुआ है, मतलब रेड कलर की कोई चीज़ भरी हुई है। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि उस समय जो इनकी जो वो थी, जो मान्यताएँ थी, उसमें सिंदूर को मान्यता मिली हुई थी। सिंदूर उस समय ये लोग लगाया करते थे। तो बहुत सारे एविडेंस है, तो कहाँ तक हम लोग उसको दिखा क कवर कर पाएँगे। तो हमारा फ़ोकस वही रहता है कि जो बेहतर हो। ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आप लोग ढूँढते रहिएगा। कुछ एक चीज़ें जो आपको लिखनी है, मैं बार-बार कहता हूँ, किताबों को पढ़ेंगे तो जो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं वो ज़रूर लिख लिया कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप लोगों को याद रह जाए, लेकिन लिख लेंगी तो उससे ये रहेगा, कभी आप अगर सरसरी नज़र से देखना चाहें तो तेज़ी से देख पाएँगे इसको। 69 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने ये विचार प्रस्तुत किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? सिंपल सा जवाब है, ठीक है, व्हीलर। ठीक है, इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन पे नहीं जाना। मार्टिन व्हीलर ने आर्यन इन्विजन थ्योरी दी थी, मार्टिन व्हीलर की, गार्डन चाइल्ड मार्टिन व्हीलर। 70 है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन सा? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाले की बात हो रही है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, राखाल दास बनर्जी, सर ऑरेल स्टाइलिन, जी आर भंडारकर और एन जी मजूमदार। तो कौन थे दोस्तों? ये थे राखाल दास बनर्जी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो फर्स्ट अपीयरेंस थी किसके द्वारा सामने लेके आई गई थी, ये भी बताइएगा आप लोग। हालांकि बहुत साधारण क्वेश्चन है। फर्स्ट अपीयरेंस मतलब पहली बार किसने? 69 सी, ओके, ठीक है। किसने पहली बार ये बताया था कि यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता मौजूद है? दो तथ्य दिए गए हैं, दोनों को हम लोग फटाफट मिलाप कर लेते हैं। 70 का ए। चलिए, हड़प्पा कालीन धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला भी कुछ हिस्सा ठीक है, कुछ हिस्सा गलत है। इन्होंने कहा सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, कुछ ऐसे नगर भी थे जो उससे अछूते थे, प्रचलित नहीं थी, मतलब उस प्रकार से मातृ देवी की पूजा। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, ठीक है। 71 का होगा आंसर डी। 71 का आंसर डी होगा दोस्तों। 71 का आंसर होगा डी। चलिए,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का जो रथ, ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? कुणाल से, दायमाबाद से, राखीगढ़ी से, बनवाली से। ताम्र रथ 71, ठीक है। ताम्र रथ की उत्पत्ति कहाँ से, मतलब कहाँ से मिला है ताम्र रथ? 72 का। जैसे हमने उस स्टार्टिंग पे एक क्वेश्चन आया था कि जो एक स्थल है जहाँ से एक रथी की मूर्ति मिली है जो एक रथ पे सवार है, तांबे की रथ पे सवार है, उसमें उसके साथ कुत्ता भी वगैरह भी शामिल है, बैठा हुआ है। 71 का डी, 71 का डी, 71 का था क्वेश्चन, क्या था भूल गया यार मैं। हाँ, ठीक है। दरअसल इसमें क्या है ना, सभी स्थानों से नहीं मिली है तो इसलिए पहला, चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये मिला है दायमाबाद से। कहाँ से? दायमाबाद। दायमाबाद मैंने पहले ही बताया है, दक्षिण जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर है, वो है दायमाबाद। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कभी-कभी ये जो स्थान पूछ लिए जाते हैं कि चारों तरफ जो स्थान है, कौन-सा किस किनारे का स्थान है और किस नदियों के किनारे स्थित है, किस राज्य में पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, उन चारों के नाम किस नदी के किनारे हैं और किस नदी की वो सहायक नदियाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर जैसे प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद स्थित है। अगर प्रवरा नदी ना हो, गोदावरी नदी हो, तो प्लीज़ गोदावरी नदी टिक कर दीजिएगा हँसते-खेलते हुए। ये मत सोचिएगा अरे यार प्रवरा नहीं है, कुछ मत मानना, उल्टा-सीधा लगा दें, तो गोदावरी लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। 47 निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है? किसको इंद्र को जिम्मेदार माना है? सर जॉन मार्शल, सर मार्टिन व्हीलर, सर ऑरेल स्टाइलिन और एम एस वत्स, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स। तो ये माना है सर मार्टिन व्हीलर ने, ठीक है। आर्यन इन्विजन थ्योरी में मैंने पहले बताया, जो इंद्र की ऋग्वेद में जो इंद्र को पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर का मतलब होता है, पुर मतलब होता है किला, दुर्ग, ठीक है। और उसको जीतने वाला पुरंदर कहलाता था, दुर्ग को जीतने वाला, दुर्ग को नष्ट करने वाला, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। तो उसी से कुछ इन्होंने घाल-मेल करके तो ये बता दिया है। हालाँकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, अभी पूरी थ्योरीज़ जो हैं, कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, बहुत अधिक इसमें बहस-वहस होती रहती है, तो हम लोग उस बहसों पे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिसका अगर हमें लिखित प्रमाण मौजूद है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बहस ही करें। जब एक दिन पढ़ ली जाएगी, हो सकता है हम लोगों की जीते जी पढ़ ली जाए। चहुन-दड़ों के हालाँकि वैज्ञानिक लगातार इस प्रयास में हैं कि वो कुछ न कुछ जो साबित करने का प्रयास करें। हो भी जाएगा आने वाले समय में। भाई अपनी सभ्यताएँ हैं, उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चहुन-दड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था जॉन मार्शल ने, जे.एच. मैके ने, आर.एम. व्हीलर ने और एल स्टाइल ने। चहुन-दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? किसके निर्देशन में उत्खनन हुआ था? ये हुआ था जे.एच. मैके, ठीक है, जे.एच. मैके। शायद इट्स 1931, मेरे ख्याल से 1931 में गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी और जे.एच. मैके ने इसका उत्खनन कराया था चहुन-दड़ों का। अगला है 75, निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल सिंध प्रांत से संबंधित हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? सिंध प्रांत से संबंधित हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल नहीं है, पूरा स्थल नहीं है। मोहनजोदाड़ो, चहुन-दड़ो और जुडरी-दड़ो और सोतका को है, ठीक है, सोतका को। इसमें से कौन-सा स्थान है जो सिंध प्रांत से संबंधित नहीं है? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, जो सिंध प्रांत में नहीं पड़ता, ये पड़ता है सोतका को, ठीक है। सोतका को कहाँ पड़ता है दोस्तों? बलूचिस्तान। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। तो ये सिंध प्रांत से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन जो सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर से सबसे पश्चिम में स्थित सूतकांगेडोर नामक पूरा स्थल के बीच कितनी दूरी थी? 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर। कुछ नए क्वेश्चन मैंने तैयार करने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ये उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ एक क्वेश्चन है, 18-20 होंगे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही मैंने बताया इसका पूरा, गीता जी ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने पूरा डिस्टेंस बताया है कि उत्तर से दक्षिण कितनी डिस्टेंस है, पूरब से पश्चिम कितनी डिस्टेंस है। तो अभी कुछ देर पहले ही बताइए, याद होगी तो ज़रूर आंसर करेंगे। 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है। 77 है, किस प्राक् संदर्भ संस्कृति स्थल से अनगढ़े पत्थरों का प्रयोग एवं प्रारंभिक किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं? प्रारंभिक किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं और अनगढ़े पत्थरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, कोटदीजी हो गया, बालाकोट हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा उलझा सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, तो इसका जवाब होगा कोटदीजी, ठीक है।
कोड दीजिए क्या है ना, प्राक सैंधव सभ्यता का एक प्राक सैंधव कोड दीजिए अमरी जैसे कुछ क्षेत्र प्राक सैंधव सभ्यता के स्थल माने जाते हैं। और कोड दीजिए से प्रारंभिक रूप से दुर्गीकरण का प्रारंभ मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का ही। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंधु लिपि में लगभग कितने अक्षर मिलते हैं? सिंधु लिपि में कितने अक्षर मिलते हैं ये भी मैंने इसी लेक्चर में कुछ देर पहले ही बताया था आपको। 900, 400, 300, 450। 900, 400, 300, 450। सिंधु लिपि में कितने अक्षर मिलते हैं? देखिए जो 900 अक्षर मिलते हैं वो आपको सुमेरियन लिपि में मिलेंगे। सुमेरियन जो लिपि है, मेसोपोटामियन की जो सुमेरियन लिपि है, उस लिपि में 900 अक्षर मिले हैं। और उसके जो विपरीत है हमारी लिपि में कितने अक्षर मिले, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों लेक्चर प्लीज पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। अभिनव और गीता जी, आप लोगों को तो मैं पहले ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग 2 लोग हैं, अगर आते हैं तो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आप लोग आ रहे हैं। 78 का बी, 78 का बी, इट्स अ राइट आंसर। 78 का बी 400 अक्षर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79। सैंधव सभ्यता से प्राप्त अस्थि पंजरों में विभिन्न जातियों के प्रमाण मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, कौन उनमें शामिल नहीं है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, भूमध्य सागर, मंगोलाइड और निग्रिटो, इसमें से कौन है जिसके अस्थि पंजर हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उसमें है उसमें नहीं मिले हैं? बताइए। 78 का बी। ठीक है, इसमें ये नहीं मिला निग्रिटो, ठीक है, निग्रिटो नहीं मिला है। 79 का डी, बाकी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, मंगोलाइड और भूमध्य सागर मिले हैं। और सबसे अधिक जो अस्थि पंजर है भूमध्य सागरीय जो जाति के जो लोग हैं, जो मानव मैनकाइंड जो स्पीसीज है, उस भूमध्य सागरीय स्पीसीज, इसलिए उसको द्रविड़ सभ्यता से भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल हड़प्पा के घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल हड़प्पा के घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 17 से 20 क्वेश्चन इसमें इनफैक्ट हो सकता है 17-20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं किसी भी एग्जाम, छोटे से बड़े से लेके किसी भी एग्जाम में। तो कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो प्रिपेयर करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से इक्का दुक्का आप लोगों के में आ जाए, थोड़ा मतलब एक तरीके से एक मॉडरेट पेपर के रूप में। तो हो सकता है कुछ एक आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आ जाए। तो मेरा प्रयास है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके देना ताकि एकदम नए क्वेश्चन हो, तो ये भी उसमें से बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 80 का बी, 80 का बी नहीं, 80 का है उत्तर, ठीक है। हड़प्पा के घरों के दरवाजे, जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा इन लोगों का ऐसे व्यवस्था की थी कि इन्होंने अपने घड़े जो घर के दरवाजे थे नदी की तरफ खुलते थे और व्यापार, और वहीं से ये लोग व्यापार करते थे, वहीं से नाव पे सवार होकर ये लोग अपना माल दाम भेजते थे, इसलिए इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे उत्तर की ओर खोल रखे थे, ठीक। तो इसका जवाब होगा 80 का सी, उत्तर की ओर, ठीक। 80 का सी उत्तर, 80 का सी अभिनव उत्तर, ठीक है। 81 है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? 11.89 मीटर, 7.1 मीटर, 2.44 मीटर, 54.86 मीटर, 33 मीटर और इंटू 10 मीटर, ठीक है। 16.42 मीटर मल्टीप्लाई 9.0 मीटर और 3.5 मीटर और कोई नहीं। बताइए। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बृहत स्नानागार है उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई कहाँ है? कल इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था जो उसके जो प्रवेश द्वार हैं, आने जाने के जो रास्ते हैं उत्तर और दक्षिण में है। 81 का ये बिल्कुल ठीक है, 81 का है। अगर इसकी जगह कहीं 12 और 7 और 2 मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा दिया हुआ ना, ये वाला हिस्सा, ये जो उसका जो बृहत स्नानागार का जो पूरा परिसर बना हुआ था, ठीक है, जो पूरा कंपाउंड बना हुआ था, ये उसको दर्शाता है। और ये महज जो बृहत स्नानागार है, जो स्विमिंग पूल है, जो उसको हम लोग कह सकते हैं, ये महज उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को दिखाता है और ये पूरे परिसर को दिखाता है, डिनोट करता है। 81 का ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन नए हैं, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता पूरा स्थलों में से किसमें पुरोहित आवास का प्रमाण मिलता है? पूरा स्थलों में से, अरे यार, पूरा स्थलों, ठीक है, निम्न में लिखित पुरा स्थलों में से किसमें पुरोहित आवास का प्रमाण मिलता है? जिसमें पुरोहित आवास करते थे, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये मिलता है मोहनजोदाड़ो से। जो स्नानागार मिला है, स्नानागार के पास में ही पुरोहित आवास के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफना दिया गया है? ठीक है, 82 का बी, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी, ठीक है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया है। भगवानपुरा और मंदरा, रोपड़ और बनवाली, ठीक है। कहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि उसके मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया गया? अब भगवान जाने मालिक के मरने के बाद कुत्ता जिंदा था या मरा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो बेचारे को जिंदा ही दफना दिया गया। जीवन का मोल, जानवरों के जीवन का मोल देखिए कितना अनमोल है कि उनकी जान की कीमत कितनी कम है कि एक जो व्यक्ति जा रहा है उस व्यक्ति के साथ-साथ एक जीवित जो है ना स्पीशीज़, उसको भी दफना दिया जा रहा है। और इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ हमें मानवों में भी देखने को मिलती हैं। सती प्रथा, ठीक, तो कहाँ से मिला? ये मिला है रोपड़ से, ठीक है, कहाँ से मिला? रोपड़ से, 83 रोपड़। अरे यार, पानी खत्म हो गया। 83 का रोपड़ है, ठीक है। 84 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ऋग्वेदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं? चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं ऋग्वेदिक कालीन, ठीक है। कोट दीजी, कालीबंगा, सुरकोटदा, भगवानपुरा। कोट दीजी, ठीक, सुरकोटदा, कालीबंगा, भगवानपुरा, चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बताइए? 83 का सी, 83 का, हाँ 83 का सी बिल्कुल ठीक है, 83 का बिल्कुल सही आंसर है। 84 का बताइए आप लोग? 84 का, 84 का डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 84 का भगवानपुरा से बिल्कुल सही जवाब है अभिनव का। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने, यार, नाली बनाने का जो साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? नाली बनाने का जो साक्ष्य है सिंधु, 84 का सी नहीं है गीता जी, 84 का डी है, 84 का डी है, ठीक है। किस स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। काठ की नाली बनाने का जो प्रमाण मैं पहले कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये मिला है कालीबंगा से। काठ की नाली, काठ की मतलब लकड़ी की बनी हुई नाली का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? कालीबंगा में। एक एकमात्र एग्जाम्पल है कि कालीबंगा में लकड़ी की नाली बनाई गई है। 86 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं? लोथल, रोपड़, कालीबंगा और हड़प्पा। लोथल, रोपड़, कालीबंगा और हड़प्पा, ठीक है। ये सभी से कब्रिस्तान के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन एक मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से जिससे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते। सवाधान के साक्ष्य तो मतलब सबके धान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जैसे कब्रिस्तान बना होता है ना, उस तरीके के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक? 86 पे। 87 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं? सुरकोटा हो गया, बांद्रा हो गया, रंगपुर हो गया और कालीबंगा हो गया। पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं, बांद्रा, रंगपुर, कालीबंगा। ये है सुरकोटदा, ठीक है, 87 का ये सुरकोटदा से। इसमें ऑप्शन नहीं है, हाँ इसमें ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है वो, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, बता दिया सभी जगह गलती है, इसलिए ऑप्शन उसमें नहीं है, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। 87 का है सुरकोटदा, ठीक है, 87 का दोस्तों है सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा से जो पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया, भवनों की चिनाई में भी किया गया है पत्थरों का इस्तेमाल। और पत्थरों का इस्तेमाल हम बाद में किसमें देखते हैं? धोलावीरा में भी देखने को मिलता है, लेकिन धोलावीरा में किसमें किया गया है पत्थरों का इस्तेमाल? वो जो जल संरक्षण के लिए जो वो बनाए जाते थे, गड्ढे बनाए जाते थे, बड़े-बड़े तालाब बनाए जाते थे, उसमें उसका प्रयोग किया गया है।
88 है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिले हैं? संभवतः जिनका प्रयोग स्तंभों के रूप में प्रयोग किया जाता होगा उनको। बताइए, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा और लोथल। बताइए। बड़ी संख्या में पाषाण खंड मिले व्हाइट कलर के। 87 में धोलावीरा होगा। 87 में 87। नहीं 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 नहीं, धोलावीरा नहीं। धोलावीरा में तक्षित पत्थर का प्रयोग किया गया है। अभिनव बिल्कुल सही है, तक्षित प्रयोग पत्थर का प्रयोग किया गया है। लेकिन तक्षित पत्थर का प्रयोग किसमें किया गया है? जो जल संरक्षण के लिए वो लोग जो बड़ा से जो तालाब टाइप का बनाते थे, उसको जो चिनाई करते थे, उसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है, ना कि भवनों में। ठीक है। और यहाँ पे पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले, मतलब भवनों को बनाने में पत्थर की चिनाई का प्रयोग किया गया है। तो ये है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, इसलिए कंफ्यूज हो गए होगे कि पत्थर की चिनाई वाले भवन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भवन। ठीक। धोलावीरा आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन धोलावीरा में जो उनका इस्तेमाल हुआ है पत्थरों का, तक्षित पत्थरों का, वो इस्तेमाल करने का प्रयास जो उसमें हुआ है, जो उनको जो जल संचय के लिए जो चीजें बनाई गई थी, उसमें उन्होंने उसका प्रयोग किया है। सुरकोटदा। ठीक है। ये कौन सा? हाँ, इसका बताइए। ठीक है, क्या सा है? 88 का बी। 88 का बी, पाषाण खंड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, 88 का बी। बड़े बड़े पाषाण खंड मिले हैं। ठीक है। बड़े बड़े किस स्थल से? पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। ठीक है, श्वेत पाषाण खंड मिले बड़ी संख्या में, जो संभवतः जिनका प्रयोग स्तंभों के रूप में हुआ है। ठीक। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटदा नहीं पढ़ा है? सुरकोटदा केसी श्रीवास्तव की बुक में दिया हुआ है। केसी श्रीवास्तव की बुक में ये दिया हुआ है। पत्थरों का, भवनों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अगर आपके पास बुक हो केसी श्रीवास्तव, तो देख लीजिएगा उसमें। तो ये मैंने दरअसल ऐसा ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, फिर मैंने उसको देखा थोड़ा कि भवनों के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो ठीक है। अगर कुछ और लिखा होता तो शायद मैं भी ना मानता। उसमें देख लेना। थोड़ा अगर कंफ्यूजन, अगर केसी श्रीवास्तव हो तो उसमें देख लेना अपने आप। ठीक है। सै सैंधव सभ्यता के किस स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले? टकसाल, टकसाल मीन्स मतलब मिंट, मिंट मीन्स मतलब जहाँ पे सिक्कों का निर्माण होता था, सिक्के मतलब ढाले जाते थे। लोथल से, रोजदी से, कुंतसी से और मंडरी से। मांडी हो, मांडी होना चाहिए, मांडी। ठीक है, मांडी। बताइए, लोथल, रोजदी, कुंतसी और मांडी कहाँ से मिला है? कहाँ से? टकसाल, टकसाल मिंट। ठीक है, मिंट का कहाँ से प्रमाण मिला है? मिंट का, तो मिंट का दोस्तों प्रमाण मिला है मांडी से। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सोने के, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रमाण मिला है, मतलब एक जखीरा टाइप का मिला है मांडी से। मांडी कहाँ पड़ता है? मांडी हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। ठीक है। 89 का ए, 89 का ए नहीं है, मांडी, टकसाल, मिंट। ठीक। कुछ नए क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये टकसाल जो अभी तक कहीं पूछा पूछा नहीं गया है, और इस जगह से, मांडी जगह से 89, ओ यूपी में। ठीक। मांडी मुजफ्फरनगर है ना, वहां पर पड़ता है ये मांडी। बड़ी, अगर ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बड़ी संख्या में सोने की मोहरें मिली हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो स्थल होगा मांडी। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडी, मांडी अगर आता है, मांडी मिलेगा आपको कहाँ पे? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और ये किसी एक एग्जाम में बहुत पहले मांडी पूछा था, मांडी कहाँ पड़ता है, ये बस पूछा गया था। तो मैं भी मांडा मांडी में कंफ्यूज हो गया था, तो मुझसे वो गलती से क्वेश्चन गलत हो गया था। तो यही होता है ना कि छोटी-छोटी, अब जैसे मांडा है और मांडी,
मैंने सोचा हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, मिसप्रिंट हो गया हो। अब ये नहीं पता था कि हमसे ही गलती हो रही है, उससे कोई गलती नहीं है सामने वाले से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बस्ती के चारों ओर बड़े-बड़े पत्थरों की सुरक्षा दीवार बनाई गई है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उस बस्ती के चारों ओर बड़ी-बड़ी जो है ना दीवार खींची गई है, किसकी बड़े-बड़े पत्थरों की सुरक्षा दीवार बनाई गई है, ठीक है? ना कि ईंटों की दीवार बनाई गई है। कुंतसी हो गया, सुरकोटदा हो गया, रोसदी हो गया, भगवानपुरा हो गया, बताइए? नए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कुछ डिफरेंशियल के रूप में आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमेशा ये बाकी तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो जितने नए क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको भी अपने दिमाग में रखिएगा। मेबी हो सकता है कि आपके लिए ये गेम चेंजर बन जाएँ, कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में आपके ये आ जाएँ। तो मेरी छोटी-सी बस ये आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है थोड़ा-सा जो नए क्वेश्चन है उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, बाकी तो आप सब लोग को तो आता ही है। तो ये है रोज़दी, ठीक है? किस जगह पे है? रोज़दी, रोज़दी नामक एक स्थान है, ठीक है? वहाँ पे है, ठीक? जिसकी दीवार काहे से बनाई गई है? पत्थरों बड़े-बड़े जो शिलाखंड है उन शिलाखंडों को काट के उनको शिलाखंडों को काट के उसकी दीवार बनाई गई है। कच्छ की खाड़ी के पश्चिम द्वीप में स्थित अ, किस स्थल से 2 स्टेडियम मिले हैं? किस स्थल से? स्थित किस स्थल से 2 स्टेडियम मिले हैं? 90 का सी है शायद। 90 का सी। हाँ, 90 का सी है, बिल्कुल ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि नए क्वेश्चन है, अभिनव नए क्वेश्चन पे बड़ा फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि जिस प्रकार से एलटी का कोई पेपर आया उसमें काफ़ी नए क्वेश्चन डाले थे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे बहुत फँस गए, लेकिन जो नए क्वेश्चन मैंने बना के दिए थे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। बिल्कुल नए जो कैसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आए थे और कुछ जो स्पेशलाइज़्ड के तौर पे कराए थे कि मैंने देखिए मैं हमेशा आप लोगों से क्या कहता हूँ जो आपको सामान्य क्वेश्चन है, वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए। लेकिन अगर आप पुराने पेपर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो दोबारा बहुत कम रिपीट हुए हैं या फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत अधिक फ़ोकस कीजिएगा जो बहुत कम बार आए हैं या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उनको आए हुए, वो दोबारा रिपीट नहीं हुए। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को बहुत फ़ोकस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिशन में अंदर लेके आएँगे, तो हो सकता है वो आपको सिलेक्शन भी दिलवा दें। बाकी तो सब आप लोग अच्छा नॉलेज है ही यार, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन नॉलेज है। मैं कम किसी को नहीं आँकता हूँ। तो ये है जूनी कुरान, ठीक है? ये मैंने पहले ही बताया था कच्छ के खाड़ी पश्चिम द्वीप में स्थित है जूनी कुरान जहाँ से 2 स्टेडियम मिले 90 का सी 91 का सी और 91 का है ये, ठीक है? 91 का ये है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं 92 अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? किस रथ से मिट्टी का बना नमूना प्राप्त हुआ है? ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। मिट्टी का बना हुआ रथ मिला ये हमें मिला राखीगढ़ी से, ठीक? हड़प्पा का कौन-सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दिखाता है? हड़प्पा का कौन-सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दिखाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ठीक है, कहाँ दिखाता है? तो ये दिखाता है कालीबंगा में। हालाँकि ये भी आपको बता दूँ धोलावीरा में भी भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे कि अ, जो कालीबंगा है इसका उत्खनन बहुत पहले हो चुका था और 1991 में धोलावीरा का हुआ है तो राइट आंसर कालीबंगा माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा अरे धोलावीरा में भी तो हुआ था। मेन चीज़ है जिस किस चीज़ का उत्खनन पहले हुआ है और उस किस चीज़ से पहले उस प्रकार के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। 93 का डी, 93 का डी बिल्कुल ठीक है 93 का डी। 94 सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा आरोहण क्रम सही है? आरोहण मतलब किसका उत्खनन पहले हुआ, फिर पहले, फिर उसके बाद, ठीक? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा ये तो बहुत सिंपल सा है। इसका जवाब होगा ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ये हुआ था 1921 में, ठीक है? दयाराम साहनी, 1922 में राखाल दास बनर्जी और रविंद्र बिष्ट 1991 में, ठीक? रविंद्र बिष्ट, ठीक? 93 का डी, ठीक है? 94 का ए होगा। 95 है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैन्य पुरा स्थल खोजे गए हैं? किस प्रांत से, ठीक है? किस स्टेट से मिले हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब।
94 का है गीता जी, बिल्कुल ठीक है। ये मिला है गुजरात में। सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। किस नदी के किनारे खोजे गए? मैंने पहले ही बताया, घग्गर हाकरा नदी के किनारे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने हैं सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ मिलता है? घग्गर हाकरा नदी। और घग्गर हाकरा अगर नदी ना हो तो उसका प्राचीन नाम के रूप में हम लोग सरस्वती नाम से उसको जानते हैं। तो इसको सरस्वती भी आप लोग लगा सकते हैं अगर घग्गर हाकरा की जगह सरस्वती दिया हुआ है। तो डोंट बी कन्फ्यूज़। तो दोनों कन्फ्यूजन के बीच में मैंने जो डिफरेंस है उसको बता दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, सी 96 का और 95 का सी। 96 पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? भारतीय महाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, किस भाग में हुआ था? ये हुआ था उत्तर पश्चिमी में। ठीक है, किस भाग में हुआ था? उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी ना। उत्तर और पश्चिमी। उत्तर इस तरीके से, ये उत्तर है, ये पश्चिमी है, और उसके बीच का हिस्सा जो है वो उत्तर पश्चिमी। हड़प्पा उधर ही तो पड़ता है, रावी, पाकिस्तान। सिंधु के सबसे प्राचीनतम शहर जो खोजा गया था। 95 का, 96 का सी। हाँ बिल्कुल ठीक है, 96 का सी। 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण मिलता है? बहुत बार इसी में रिपीट हो गया, बालाकोट, कोट दीजी, चौंदड़ो और फुतका कोठी। तो ये है चौंदड़ो। और ये किसके लिए उद्योग मौजूद है? सीप उद्योग के लिए। सीप उद्योग। कौन सा? बालाकोट। ये क्या है? मन का उद्योग। मन का उद्योग। ठीक है, चलिए अगले अगले पे आते हैं। 98 किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किस काल खंड से स्वास्तिक का प्राचीनतम संबंध मिलता है जो आज भी हमारे भारतीय परंपराओं में इस्तेमाल होता है? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल और गुप्त काल। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हड़प्पा काल से। ठीक, कहाँ से मिलता है? हड़प्पा काल से। शायद स्वास्तिक का जो चिन्ह है, देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभिनव तुम्हें पता होगा, बताना स्वास्तिक का चिन्ह किस क्षेत्र से मिला है? मोहनजोदाड़ो, लोथल या किस स्थान से मिला? या हड़प्पा से? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं लोथल से मिला है शायद। साथ जहाँ तक है मेरे ख्याल से लोथल से ही मिला है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बस। 98 का। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी को पता हो तो जरूर मुझे बताइएगा। नवादा टोली, एरन और नगादा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पश्चात। ठीक है, ये जो संस्कृति है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसको बोला जाता है। खासतौर से ताम्र संस्कृति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये इसको चूंकि नवादा टोली, एरन और नगादा का जो मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश के आसपास की, तो इसको हम लोग मालवा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हड़प्पा के पश्चात की है। हड़प्पा के पश्चात ये डेवलप होके आई थी। कौन सी? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। 99 का डी। 100 है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ये पत्थर, चीनी, मिट्टी, ताम्र, ये सभी पता है। ठीक है, मिट्टी के अच्छी तरीके से पकाए हुए चित्रांकित बर्तन हुआ करते थे। 98 का बी। ठीक, अगला है हमारे पास 101, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात की जाती थी? आयात नहीं की जाती थी। ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की जाती थी। क्लोराइट, गेहूं, लैपिस लाजुली और फिरोजा। 99 का डी, लोथल या मोहनजोदड़ो से। मेरे ख्याल से लोथल से है, जहां तक मुझे अगर याद आ रहा है लोथल से। वो मैं इस लोथल मोहनजोदड़ो में तो मैं कंफ्यूज हूँ इस समय। काफी समय से मैंने भी इसको कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं है। और ये है गेहूँ। ठीक है, जो आयात नहीं किया जाता था, गेहूँ। ठीक, गेहूँ का हमारे यहाँ खुद ही ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्शन था। तो फाइनली दोस्तों 101 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आनंद आया होगा। और जो कुछ नए बंधु आए, एक संजय हैं, संजय जी, आप लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और अभिनव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पे मौजूद रहे हैं और जिन्होंने पूरे मन से और दिल से पार्टिसिपेट किया है इसमें। और मैं आप सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ, देखिए लेक्चर आप लोगों को अगर पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को ना केवल सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने कुछ जो कॉलीग्स हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब
करने के लिए कहिए ताकि मैं ये ऐसा ना कि जैसे आप सभी लोग अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है? गीता जी का भी है, अच्छी कॉम्पिटिटर हैं। अभिनव का नॉलेज मैं बार-बार अभिनव से कहता हूँ अच्छा नॉलेज है। बेहतरीन नॉलेज है, सिलेक्शन पाने लायक नॉलेज है, सीधी-सी बात ये है। और कुछ अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो आप 100% इस साल नौकरी पा लेंगे। अगर कुछ समस्याएँ नहीं आई किसी दूसरी प्रकार की। अ, मतलब उम्मीद करता हूँ और सिलेक्शन हो जाए तो ज़रूर हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो गया। और इससे मतलब नहीं है ये मुझे कोचिंग-वोचिंग से मतलब नहीं है। पर्सनली देखिए, थोड़ा-सा नेचर ऐसा है ना कि मैं किसी की दूसरे की सफलता देख के मुझे अफ़सोस नहीं होता, खुशी महसूस होती है कि चलो यार क्या है ना, किसी का तो हो रहा है कम से कम। किसी का तो भला हो रहा है। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन मैंने कहा था कुछ इसमें कम से कम 20 नए क्वेश्चन हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, कहीं नहीं आए हुए हैं। तो नए क्वेश्चन पे थोड़ा-सा फ़ोकस हम लोगों को करने की आवश्यकता है। नए क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ़ क्वेश्चन और कम आए हुए क्वेश्चन और कम रिपीट हुए क्वेश्चन। ये 4 चीज़ें आपको हैं, 4 चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस अधिक करना है। बाकी पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे ढंग से, हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आप सभी लोगों को पढ़ना है। लेकिन जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, पहली है कुछ नए क्वेश्चन, ठीक है, जो कभी नहीं आए। दूसरा है थोड़े से टफ़ क्वेश्चन और तीसरा है जो क्वेश्चन एक बार आने के बाद दोबारा रिपीट होने में उन्हें कई 10 साल, 15 साल या 20-20 साल बाद रिपीट हो रहे हैं या फिर रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, मेरा क्या है ना, मैं आप सभी लोगों आप मैं ये थोड़ी नहीं कह सकता हूँ किसी का नाम, मैं तो कह रहा हूँ जो अ, आप अपने लक्ष्य पे डटे रहिए बस। ठीक। एक चीज़ आपको मान के चलनी है, आपको अपने लक्ष्य पे डटे रहना है और अपनी जो स्टडी है उसको उस लेवल पे लेके जाना है कि आप खुद जब पेपर दे के आए ना, जब आप खुद पेपर दे के बाहर निकलें, तो आपका जो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसमें से बहुत कुछ आया है। मुझे हर्ष है कि मैं ये पेपर दिया है और मैंने इतने से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई हूँ। ठीक है? आपका खुद का कॉन्फिडेंस आपको बता देगा कि आपने कितना बेहतर परफ़ॉर्म किया है। मैं उसके बावजूद मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ बहुत मायने रखती है, ठीक है? आपने कितनी मेहनत की है, कहाँ से क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, खुद कितना आपने पढ़ा है। मैंने जितना पढ़ा है वो नाकाफ़ी है, मैं सीधे-सीधे बोलता हूँ मैंने जितना पढ़ा है नाकाफ़ी है, आपको इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हालाँकि मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पे जितना पढ़ा हूँ, उसमें से आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल पाए। मेरा मकसद सिर्फ़ यही है, ठीक? सिलेक्शन आपके हाथ में है, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है, कम नहीं करनी है, 8 घंटे लगातार पढ़ना है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप सभी लोगों को जो भी यहाँ पे आए हैं और लगातार मेहनत कीजिए, दिन-रात मेहनत कीजिए। लेकिन दिन-रात का मतलब ये नहीं है सोए आराम से सोइए, अच्छा खाना खाइए, बढ़िया-सा खाना खाइए और बढ़िया से नींद भी लीजिए। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो थोड़े-सा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो राजनीतिक चर्चा पे बहुत अधिक फ़ोकस करते हैं। देखिए राजनीति में आप सब देखिए इस समय राजनीति बहुत हावी है लोगों के ऊपर। लेकिन हम और आप लोग क्या करने आए हैं? नौकरी पाने आए हैं। ठीक? और हम लोग हैं बेरोज़गार सर। हम सभी लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड की पूछ कहीं नहीं होती है। उसके परिवार में भी नहीं होती। जैसे कि महाभारत में एक जगह लिखा गया है कि धन धन परमो धर्मः कि धन परम धर्म है, धन ही परम धर्म है, ठीक? एक जगह वशिष्ठि सूत्र में लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, वशिष्ठि सूत्र में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसका जीवन सब मृत व्यक्ति के सबके समान है, ठीक है? उस व्यक्ति को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये वशिष्ठि सूत्र में लिखा गया है। इसके अलावा पढ़ने में, अर्थशास्त्र में काफ़ी सारी ऐसी जो एविडेंस है जहाँ पे धन की जो महत्ता को दर्शाया गया है। हालाँकि आदमी कहीं धन गलत तरीके से ना कमाने लगे, बाद में उसमें कुछ नियम कायदे भी बता दिए कि धन हमेशा सत तरीके से कमाना चाहिए, मतलब गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये बाद में लोगों ने चीज़ों को जोड़ दिया है। जब आदमी लूट पता चला आदमी का तो धन कमाना है, पता चला किसी का गला काटने बैंक चलो भैया बैंक लूट लेते हैं। एसबीआई बैंक पास में लूट लो, धन कमाना है हमको, ऐसा नहीं करना है भाई।
लेकिन आप सभी लोग बेफ़िज़ूल की ची बस यही है कि बेफ़िज़ूल की चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है? और बेफ़िज़ूल के लोगों से भी दूर रहिएगा, चीज़ों से भी दूर लोगों से भी और सिर्फ़ अभी तो फ़िलहाल अपने स्टडी पे फ़ोकस कीजिए, जो आप बनने आए हैं, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। बाकी चीज़ें देखो आनी-जानी है। समाज में क्या होता है ना, जब तक आप कामयाब नहीं होते, आपको कोई पूछता नहीं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर हो पाएँगे। और अगर आपको लगता है 2-4 लोग आपको पूछते हैं, तो यकीन मानिए वो लोग आपको नहीं पूछते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों को भी टाइम पास करना होता है। आपको लगता है यार ये लोग पूछ रहे हैं यार मेरा रिस ऐसा नहीं है, ठीक है? जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो लोग गायब होंगे। आपके पास पैसा होगा वो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, उनको ज़रूरत होगी तो वो आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक? आपकी अच्छाइयाँ जैसे है ना यही अपने धार्मिक ग्रंथों में चीज़ों को बार बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की गई हैं। देखिए धन धन जिसके पास होता है ना धन, पैसा, ठीक? इंसान उसके अंदर बुराइयाँ देख ही नहीं पाता है। वो भला ही निकृष्ट व्यक्ति हो, महानीच हो, घटिया गिरा हुआ इंसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामने वाला व्यक्ति जान रहा होता है कि बहुत घटिया नीच और गिरा हुआ इंसान है। उसके बावजूद भी ये अपने आप को उससे जुड़े हुए रखता है क्योंकि इसका खुद का भी बेनिफिट होता है उससे जुड़ा हुआ। हाँ, गीता जी आप क्या है ना 10 वाली अभी तो आप 10 वाली क्लास ही अटेंड कीजिए क्योंकि जो ईएसओ की जो क्लास है उसमें मैं इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ और इसमें इतिहास बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आपको वो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना नॉलेज आपको ऑलरेडी पहले ही है। जब मैं उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करूँगा तब आप उसको अटेंड कर सकती हैं, वो मैं बता दूँगा कब अटेंड करूँगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप दोनों भाई लोग अगर ना हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। कॉल आप लोग कर कॉल आप लोग यहाँ इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है? ये जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था में 2 या 3 लोग ही हैं, हम ही लोग इसको चलाते हैं और अभी तो देखिए खुद का हम लोगों का स्टार्टअप है, नया-नया लोग हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। जानते भी नहीं हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं कोशिश तो प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ और जहाँ तक मुझे लगता है जो कंटेंट के हिसाब से मैं बेहतर कंटेंट दे पा रहा हूँ आप लोगों को। और और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक। बाकी इसके अलावा बस यही है आप लोगों से कृपया करके पढ़ाई अपनी बनाए रखिए, ढील नहीं देनी है, कमज़ोर नहीं पड़ना है और बेफ़िज़ूल की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक? नौकरी ले लीजिए उसके बाद जो इच्छा हो वो करिए क्योंकि नौकरी ही लेने आए हैं, मेन कारण तो हमारा वही है ना, ठीक है? प्रोस्पेक्टिव हमारा वही है, घर से इतना दूर पड़े हुए हैं हम लोग, तो अगर वही नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या? तो यही है दोस्तों तो आप सभी लोगों से जाते वक़्त यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे दोस्तों, मित्रों जो अपने सहयोगी हैं उनको भी शेयर करने का शेयर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर कमेंट बॉक्स में 10, 15, 20 लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा एक होता है ना कि मतलब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है तो एक-दूसरे से बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। हालाँकि उस समय कुछ लोग आते थे लेकिन पता नहीं इस समय कुछ काफ़ी लोग आ नहीं रहे हैं। एक कविता जी थी वो आती थी पता नहीं वो भी नहीं आ रही हैं। तो ये है कि पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, तो आपको तो एक ही बार चाहिए, बार-बार थोड़ी ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चाहिए। मिल जाएगी अपना बस अभी तो पढ़ाई पे फ़ोकस करिए क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। और यहाँ आके लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और क्योंकि समय मेरे ख़्याल से अगर 2 महीने का ही देखा जाए, 2 महीने 60-70 दिन का समय होगा आपके पास और 70 दिन अगर देखा जाए काफ़ी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपनी स्वयं की स्टडी बहुत कीजिएगा। स्वयं को स्टडी आपको बहुत थोड़े अच्छे लेवल पे लेके जानी है, तभी कुछ संभावनाएँ हो पाएँगी और जैसे मैं सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, आपका एक तरीके से मार्गदर्शन कर सकता हूँ, जैसा कि आपने पूछा मैंने वो चीज़ें बता दी।
मैं और यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, अच्छे क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है? और लेकिन मैं अधिक से अधिक आपको पढ़ना है, बहुत बढ़िया लेवल आपका ऐसा रखना है कि आप जब एग्ज़ाम रूम से बाहर निकल के आएँ ना, तो आपके चेहरे पे खुशी नज़र आनी चाहिए, ठीक है? उदासी नहीं, खुशी नज़र आनी चाहिए, बस मेरा मकसद ये है, मैं कोशिश उसी प्रकार की कर रहा हूँ कि आप उदास होके ना निकलें, खुश होके निकलें कि चलो, मेबी इंटरव्यू मिल जाएगा, ठीक? बाकी सब छोड़ दीजिए समय के ऊपर जो समय है, वो समय के अनुसार चीज़ें होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों क्योंकि आज लगातार मेरे ख़्याल से 9 बजे से क्लास हो गई या 3 घंटे हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12 3 घंटे लगातार क्लास हो चुकी है। अगर आप देखो एएसओ में मैं पहले बताता हूँ जो लोग एएसओ से जुड़ना चाहते हैं, एएसओ के जो हमारे बैचेज़ स्टार्ट होने वाले हैं, अभी रिसेंटली हम लोग डेमो क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है? हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग डेमो क्लासेस चला रहे हैं, डेमो क्लासेस में जो जो लोग जुड़ना चाहें, जुड़ जाएँ। अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगें, तो प्लीज़ आप लोग कोर्सेज़ को भी जॉइन कर सकते हैं। और इतिहास में जो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग जो को गीता जी अगर आपको वो पढ़ना हो, जीएस पढ़ना हो जब पॉलिटी और वो हम पढ़ाएँगे जब ज्योग्राफ़ी, तो उसमें आप क्लास अटेंड कर सकती हैं। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है और एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर में अभी तक कोई फ़ीस नहीं है। तो उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आप लोग अगर रख भी दूँगा तो मुझे लगता है आप ही लोग बहुत लोग एडमिशन नहीं लेंगे, आना बंद कर देंगे 1-2 लोग भी। चूँकि मैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल बहुत ये मेरा मतलब मेरे छोटे भाई का ये समझो, तो उसी ने काफ़ी कहा था तो मैंने कहा चलो पढ़ा देता हूँ अपना भी। तो बहुत हम लोग अभी बस एक तरीके से नवजात शिशु हैं इस सेक्टर में, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो कोशिश हम लोगों की यही है कि और हमारा जो छोटे भाई जैसा ही है, मित्र भी है वो, तो वो भी बहुत अच्छा टीचर है स्टैट्स का और उसके कुछ बच्चे एसएससी में सेलेक्ट हैं जीएसओ में। एएसओ में मैंने बच्चों की लिस्ट भी दी थी आप लोगों को। तो जीएसओ से जो जुड़ना चाहते हैं, एएसओ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क ज़रूर करिएगा। इसके अलावा किसी दूसरे प्रकार की क्वेरी है, तो प्लीज़ उस क्वेरी के रिगार्डिंग नंबर आपके सामने दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमसे किसी प्रकार की तो नहीं कह सकता हूँ मीन्स मतलब जो रिलेवेंट क्वेरी है, ठीक है? एज़ योर नीड, एज़ योर वांट्स रिलेवेंट क्वेरी है, तो देन यू कैन कॉल अस, ठीक है? तो हम लोग ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करने की और जाने से पहले बस ये है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसी अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डाल के जाइएगा क्लास अच्छी लगी अथवा नहीं और क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक? तो आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं, कल 9 बजे एक एएसओ की फिर से एक क्लास होगी और फिर एक 10 बजे क्लास होगी, ठीक है? 2 क्लासेस होंगी, तो 10 बजे जो आज का जो टाइमिंग है 10 बजे के 10 बजे ही रहेगी और 50 क्वेश्चन कल होंगे, उसमें सारा इतिहास फिर से इंक्लूड होगा, ठीक है? तो कल हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी, तब तक हम लोग अलविदा लेते हैं और शुभ रात्रि, आराम से सोइए, दिमाग पे बहुत अधिक फ़ोकस करिए और स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए फिर मुलाकात होती है कल आपसे, तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि।